आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसे रिटन लॉज होते हैं जिनका पालन हमारी गवर्नमेंट और हमारे सिटीजन्स को करना पड़ता है टू रन देयर कंट्री। तो इस चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चन का जवाब देखेंगे जो हम आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएंगे। तो हमें एक स्टोरी दी है साउथ अफ्रीका की, जिसमें उस टाइम पे 3 टाइप के लोग होते थे, वाइट, ब्लैक और कलर्ड। अब बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका में रूल करती थी वाइट माइनॉरिटी। माइनॉरिटी नॉट मेजॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब कम लोग। तो ये कम लोग जो भी वाइट लोग थे, इन लोगों ने पहले डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट करा ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। इन लोगों ने वहाँ के नेटिव जो कि ब्लैक लोग थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू करा। इन लोगों ने जितने भी ब्लैक लोग हैं उन उन लोगों को वाइट एरियाज में, जहाँ वाइट लोग रहते हैं, उनको वहाँ जाने से बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन अगर तुम्हें वहाँ जाना है तो उसके लिए तुम्हारे पास एक परमिट होना ज़रूरी है। तो फिर इन लोगों ने वाइट लोगों ने एक पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन निकाला, जिसका मतलब ये था जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं सब अलग हो जाएंगी। जैसे इन लोगों ने स्टेयर्स, जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से नॉन यूरोपियंस यानी ब्लैक लोग जाएंगे और राइट साइड से वाइट लोग जाएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, हर चीज़ को बांट दिया वाइट और ब्लैक में। तो इन लोगों ने क्या किया, जितनी भी लग्जरी चीज़ें हैं सब वाइट को दी और जितनी बेकार चीज़ें हैं सब नॉन वाइट्स को दी। और इन लोगों ने स्कूलों को भी ऐसा ही करा, स्कूलों में भी नहीं छोड़ा। इन लोगों ने स्कूलों को भी, वाइट के स्कूल्स बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल चकाचक, और ब्लैक के बिल्कुल बेकार से, मतलब घटिया से। और जितनी भी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे सारे वाइट को मिले, और ब्लैक को सब कुछ चीप से चीप देने का दिया वाइट माइनॉरिटी ने। इन लोगों ने टॉयलेट्स को भी नहीं छोड़ा, टॉयलेट भी वाइट को बढ़िया और ब्लैक को बिल्कुल बेकार से। तो इन लोगों ने क्या किया, बेसिकली इन लोगों ने वाइट लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ दी, वहीं इनको पुअर फैसिलिटीज़ दी ब्लैक लोगों को। और उसके इसी सिस्टम को कहते हैं हम अपार्थाइड सिस्टम। अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। तो जिसने भी अपार्थाइड सिस्टम को ओवरथ्रो करने की कोशिश करी उसे या तो मार दिया गया या तो उसे जेल में डाल दिया गया। और बात करते हैं हमारे नेल्सन मंडेला की। तो जो हमारे नेल्सन मंडेला थे उन्हें 1964 में जेल में डाला गया और उन पर चार्ज लगा ट्रीजन का, जबकि उन्होंने अपोज किया था अपार्थाइड सिस्टम को। तो फिर क्या हुआ, जब ये जेल गए तो इनकी एक पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसने पूरे के पूरे साउथ अफ्रीका में लोगों को भड़का कर प्रोटेस्ट करवाए। और उन प्रोटेस्ट का नतीजा ये निकला कि लोग स्ट्राइक पे आ गए, लोग मार्च करने लगे, जिस वजह से और इन सबको लीड करने वाली एक ही पार्टी थी, हमारी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिस वजह से वहाँ की वाइट माइनॉरिटी दबाव में आ गई, क्योंकि वो तो माइनॉरिटी थी ना, मेजॉरिटी नहीं थी। मेजॉरिटी हमारी ब्लैक की थी। तो उन लोगों ने सारी पार्टीज को लीगल करा और साउथ अफ्रीका में सबसे पहले इन लोगों ने नेल्सन मंडेला को जेल से बाहर निकाला आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्पेरिजनमेंट। इन लोगों ने नेल्सन मंडेला को जब बाहर निकाला उसके बाद 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका को एज अ रिपब्लिक स्टेट घोषित किया गया। इट मीन्स अब यहाँ कोई हेरिडेटरी किंग नहीं है। और अब नेल्सन मंडेला को वहाँ का वहाँ का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया गया। और अब ब्लैक लोग वहाँ पावर पे आ गए थे, तो उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो वाइट लोगों से रिवेंज लें या फिर एक नई शुरुआत करके उन्हें माफ़ करें। और अफ्रीका के लोगों ने यही किया। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो ब्लैक और वाइट लोगों को बिल्कुल इक्वल ट्रीट करे, और ऐसे लॉज बनाए गए जिनसे दोनों को ही कोई तकलीफ ना हो। और ये बनाने में उन्हें पूरे के पूरे 2 साल लगे, और उनका कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया का सबसे फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में बाहर आया। और वो उस कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी दुनिया के डेमोक्रेट्स को इंस्पायर किया। और इन लोगों ने क्या किया ना, अपना कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे अच्छा बनाया। और उसके बाद अब हम बात करेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। अब ये बात तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक सेट ऑफ रिटन लॉज होता है दैट आर एक्सेप्टेड बाय द पीपल इन द कंट्री एंड इट इज़ अ सुप्रीम लॉ। ये पूरी दुनिया में जो भी कंट्री है वहाँ का सबसे सुप्रीम लॉ होता है। अब हम इन दोनों क्वेश्चन के जवाब ढूंढेंगे। तो बात करते हैं व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है ना, 2 लोग यानी गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में एक अच्छा ट्रस्ट बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे साउथ अफ्रीका को उतना स्ट्रगल करना पड़ा, उतने प्रोटेस्ट के बाद उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन मिला, इंडिया में भी
कुछ ऐसा ही था, मतलब सिमिलर सिचुएशन थी। इंडिया ने 200 साल की गुलामी के बाद इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिला। तो एक तो इंडिया डाइवर्स कंट्री था, इतना बड़ा कंट्री था, और ऊपर से प्रिंसली स्टेट्स बहुत सारे थे, उनको जोड़ने का काम किया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इनकी स्टोरी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले बात करते हैं हम मोतीलाल नेहरू के बारे में। इनके साथ 8 अदर कांग्रेस मेंबर ने 1928 में ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन निकाला, जो बेस्ड था राइट ऑफ फ्रीडम और राइट ऑफ इक्वालिटी में। और जो इंडिया के कुछ लोग थे जिन्हें उस टाइम पे वोटिंग राइट था, तो वो जानते थे कि ये सब लोग जानते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे काम करती है। तो ये भी हमें बहुत बड़ी मदद थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। तो हमने एक असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया से 299 रिप्रेजेंटेटिव्स आए, हर जगह से बाई इलेक्शन। और इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करी, और इन्हीं लोगों ने 26 नवंबर 1949 आफ्टर 2 years 11 months and 7 days एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। 2 साल 11 महीने और 7 दिन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो कि बाकी कंट्रीज से भी इंस्पायर्ड था। जैसे कि इसमें कुछ आइडियाज थे लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वालिटी के, जो फ्रांस से इंस्पायर्ड थे। अब और फिर इसको 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब इनेक्ट कर दिया गया इंडिया में, और इसी दिन को हमारा रिपब्लिक डे भी माना जाता है, 26 जनवरी 1950 को। और बात करते हैं हमारे ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के हेड से। तो हमारे जो ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के हेड थे वो थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। तो इन्होंने क्या किया, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन था उस पर जितने भी लॉज थे, जब वो रीचेक होने गया तो उसके बाद इन लोगों ने उसमें 2000 अमेंडमेंट किए। अमेंडमेंट मतलब होता है कि बदलाव, चेंज, और उन चेंज को इन लोगों ने एज अ अमेंडमेंट दिखाया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। 2000 अमेंडमेंट किए इन लोगों ने, और ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किए गए। और आज तक किसी भी ग्रुप ने सवाल नहीं उठाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, क्योंकि ये सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बन के उभर कर आया। और अगर आप देख सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो पूरी कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है, इसलिए इसे पूजा भी जाता है हर कंट्री में। जैसे ये हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इसका बहुत सम्मान करते हैं। और अब हम बात करते हैं इससे आगे की गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या गाइडिंग वैल्यूज देता है। पहले हम बात करते हैं प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल की बात करने से पहले गांधी जी की एक मैगजीन थी यंग इंडिया करके, जो 1931 में आई थी। इसका ईयर आप याद कर लीजिए, ये बहुत काम आता है। अब हम बात करेंगे प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल को हम क्या कहते हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिए, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें जो टर्म यूज की गई है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। सोवरिन का मतलब होता है कि जो इंडिया के पीपल हैं उन पे कोई भी दबाव नहीं है अपने डिसीजन बनाने का। कोई भी दूसरी कंट्री के लोग हम पे दबाव नहीं बना सकते हमारा डिसीजन चेंज करने में, हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर में। सोशलिस्ट का मतलब होता है वेल्थ हम सब लोग कमाते हैं तो वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। सेक्युलर का मतलब है जो भी सिटीजन है वो फ्री है किसी भी रिलीजन को फॉलो करने में, और इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जिसमें पीपल के पास सुप्रीम राइट होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का। और अब रिपब्लिक का मतलब है हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि प्रेसिडेंट एक इलेक्टेड पर्सन होता है बाय इलेक्शन, और वो कोई हेरिडेटरी पोजीशन नहीं होती है, यानी कि कोई राजा या उसका बेटा उस पर रूल नहीं करता। जस्टिस का मतलब ये होता है कि हर सिटीजन इक्वल है। लिबर्टी का अब हम बात करते हैं लिबर्टी। लिबर्टी क्या होता है, लिबर्टी का मतलब है कि आप जो चाहें वो बोल सकते हैं, आपको फ्रीडम मिली है आपके थॉट्स पे। और इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी का मतलब होता है ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ सबके लिए एक समान है। और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है द फ्रीडम ऑफ ब्रदरहुड। और नो वन इज सुपीरियर एंड नो वन इज इन्फीरियर। या फिर फ्रेटर्निटी का मतलब ये भी है कि कोई भी बड़ा नहीं है या कोई भी नीचा नहीं है। जो प्रीएम्बल होता है इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रीएम्बल का आइडिया हर कंट्री को यूएसए से आया था, ये बात याद रखिए। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तब लाए जाते हैं जब भारत की जनता उस एक्ट से खुश या सहमत नहीं होती है और उसे बदलने की ज़रूरत जब पड़ती है। और ये सारे अमेंडमेंट किए जाते हैं सुप्रीम बॉडी, यानी कि
हमारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।